वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 3। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम का होमवर्क प्रॉब्लम। तो ये था होमवर्क प्रॉब्लम। एक स्फेरिकल कंडक्टर है रेडियस आर का। तो ये बना देता हूँ मैं। तो बस स्फेरिकल कंडक्टर है रेडियस आर का जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पर। तो फिर ये हम डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि ये जीरो रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो फिर सेंटर से हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हर एक से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऐसे हर एक फोर्स के लिए एक अपोजिट फोर्स रहेगा जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो कैंसिल कर देगा। जो नेट फील्ड जीरो रहेगी। और इसमें मजे की बात ये है कि सिर्फ सेंटर पे नहीं, अंदर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो बोल सकते हैं। ये कैसे? सिग्मा मान लेता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैं इधर एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा। एस। तो अभी मैं लिखूंगा ई डॉट डी एस इक्वल्स चार्ज एंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इधर जीरो है तो जीरो हो जाएगा ये। जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल जीरो। अभी मैं सिमेट्री से ये क्लेम कर सकता हूँ कि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी हर पॉइंट पे। हम्म और मेरा डीएस बाहर की तरफ है तो फिर माइनस साइन बट जीरो है तो फिर ठीक है। माइनस साइन एक बार फिर भी ले लेते हैं। माइनस मॉड ई डीएस इक्वल जीरो। फिर एरिया मेरा रहेगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। तो फिर मॉड ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल जीरो। अभी मेरा आर तो कुछ भी हो सकता है बट ये फिर भी जीरो है। मतलब मेरा मॉड ई जीरो होना पड़ेगा। तो अगर अगर एक शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो फिर या फिर एक कंडक्टर है यूनिफॉर्मली चार्ज जिसके जिसके सरफेस पे चार्ज है, तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पड़ेगा। और ये हम बाद में पढ़ेंगे भी, ये एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर्स का। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मेरा डाइपोल इधर डायग्राम है। इसका सेंटर ओ है। तो फिर हम इस पॉइंट पी पे देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उधर कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा क्या रहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट रहता है मेरा, ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी होता है। अभी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं। तो के, मेरा मैं चार्ज क्यू ले रहा हूँ तो क्यू डिवाइड बाय आर। तो प्लस क्यू के कारण होगा मेरा के क्यू बाय आर वन और माइनस क्यू के कारण रहेगा माइनस के क्यू बाय आर टू। आर वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर वन इक्वल्स रूट ऑफ ये आर साइन थीटा, वो हो जाएगा मेरा हाइट। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और मेरा बेस क्या होगा? आर कॉस थीटा माइनस ए प्लस आर कॉस थीटा माइनस ए का स्क्वायर। और आर टू हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस ए का स्क्वायर। तो अभी मैं लिख और इधर हम ये मान रहे हैं कि जो आर है वो हमारे ए से बहुत बड़ा है। तो वीपी को मैं लिख सकता हूँ के क्यू 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR कॉस थीटा माइनस 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR कॉस थीटा। मैंने बस इसको एक्सपैंड कर दिया स्क्वायर को। तो अभी ये बन जाएगा के क्यू 1/आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR कॉस थीटा का रूट माइनस 1/आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR कॉस थीटा का रूट।
अभी मैं ये बोलूंगा कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आर ए से बहुत बड़ा है। तो मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा रेज टू माइनस वन बाई टू माइनस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा रेज टू माइनस वन बाई टू। अभी मैं इधर आर स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा के क्यू डिवाइड बाई आर इंटू वन माइनस टू ए आर कॉस थीटा रेज टू माइनस वन बाई टू माइनस वन प्लस टू ए आर कॉस थीटा रेज टू माइनस वन बाई टू। तो इधर अभी मैं बाइन और ये डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ, वन माइनस एक्स रेज टू माइनस वन बाई टू। तो ये हो जाता, और जब मेरा एक्स वन से बहुत छोटा है इक्वल्स वन प्लस एक्स बाई टू, मतलब बेसिकली माइनस वन बाई टू को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं व्हेन एक्स इज वेरी मच लेस देन वन। तो अभी हम यही इधर करेंगे, के क्यू बाई आर इंटू इधर ला देंगे वन प्लस ए कॉस थीटा बन जाएगा ये बाय आर। सही है, और इधर आर है मेरा, हाँ ये, और मेरा दूसरा टर्म बन जाएगा वन माइनस ए कॉस थीटा बाय आर। तो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू के क्यू ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और टू टू क्यू ए को मैं पी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हो जाएगा मेरा पी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में यही लिखा हुआ है, पी डॉट आर कैप बेसिकली है एंगल पी इंटू आर कैप, तो यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ आर, तो ये हो जाएगा मॉड पी इंटू मॉड आर जो वन है इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड पी कॉस थीटा जो मेरा ये टर्म है। तो समझा, इधर हमने बेसिकली एक्सप्रेशन लिख दिया आर वन आर टू को, हमने आर और ए के टर्म्स में लिख दिया और कॉस थीटा के टर्म्स में, फिर हमने एक्सपांड कर दिया और यूज किया कि आर स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर है। फिर मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मैंने जो रूट था नीचे उसको ऊपर ले आया मैं, और वन माइनस ए आर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो फिर बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये नहीं हो तो फिर नीचे वाला भी याद कर लेना, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर के है हमारा वन पाई वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और मालूम है ना के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो फिर वो घट जाएगी, आगे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। अभी हम देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। बेसिकली ये वो सरफेसेस होते हैं जिनकी पूरी पोटेंशियल सेम रहती है, मतलब मान लेते हैं ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फिर इसमें जो भी पॉइंट रहेगा हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम रहेगी। तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। तो इसमें इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है सब परपेंडिकुलर रहती है इसके, ये सब इसके परपेंडिकुलर रहेगी। और ऐसा क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी निकली तो फिर उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा और एक ऐसा कंपोनेंट भी रहेगा जो फील्ड के अलॉन्ग जाएगा, जो जो सरफेस के अलॉन्ग जाएगा। बट सरफेस के अलॉन्ग अगर कंपोनेंट आ गया हमारा तो फिर तो हमारा पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा, फिर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड टच नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट पे एक पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही रहता है ना। अगर दो डायरेक्शन आ गए पार्टिकल कंफ्यूज हो जाएगा किधर जाना है, तो फिर नेट डायरेक्शन एक ही रहता है और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। तो मान लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस है, तो मेरा हर एक ई ऐसे ही रहेगा इधर।
तो यही होता है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फिर अगर हम देखें एक स्फीयर का जिसमें एक सेंटर पे चार्ज क्यू है, तो फिर इसका जो सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट डिस्टेंस आर पे है, तो हर एक का पोटेंशियल सेम आ रहा है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो इधर इस डायग्राम में देखते हैं, तो ये मेरे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक का पोटेंशियल v है, दूसरे का पोटेंशियल v प्लस डेल्टा v है, और दोनों के बीच में डेल्टा एल का डिस्टेंस है। तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इक्वल्स माइनस, मैं v से v प्लस डेल वी में जा रहा हूँ ना, तो फिर हो जाएगा मेरा फाइनल बेसिकली v प्लस डेल वी माइनस v डिवाइडेड बाय डेल एल। तो बेसिकली मेरा E हो जाएगा डेल v बाय डेल एल, बेसिकली डेल्टा v बाय डेल्टा एल मिल जाएगा मॉड इसका। तो बेसिकली हमारा मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स डेल्टा v बाय डेल्टा एल, और डायरेक्शन होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज होनी चाहिए, v ग्रेटर मतलब v2 v1 where v2 is greater than v1, ये होती है हमारी रिलेशन। तो फिर बेसिकली अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ दो पॉइंट के बीच में यूजिंग मॉड यूजिंग ई डेल्टा एल। अगर ई कांस्टेंट है तो फिर तो बस ई इंटू डेल्टा एल कर दूंगा, अगर ई कांस्टेंट नहीं है तो हमें dv इक्वल्स ई डी एल करना होगा, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, मोस्ट केसेस में गारंटीड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी, उसके बाद बस डेल्टा एल करना होगा हमें। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बेसिकली हमारे पास दो, मान लेते हैं दो चार्ज दिए हुए, हमने ये अगली हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस ऑफ r। तो ये हमने किया था W इक्वल्स माइनस एफ डी एस से किया था, वेर F इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमने इंटीग्रेशन किया था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डी आर, तो ये आया इंफिनिटी से r, तो ये आ जाता है हमारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली यू क्यू वन क्यू टू इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। 12 बेसिकली डिनोट करता है चार्ज Q1 और Q2 को, तो R12 इज डिस्टेंस बिटवीन R1 बिटवीन Q1 Q2, एंड U Q1 Q2 इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। तो अगर हमारे पास मान लेते तीन चार्जेस रहेंगे, तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U Q1 Q2 प्लस U Q1 Q3 प्लस U Q2 Q3। ऐसे ही हम सुपरपोजिशन करते जाएंगे फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। और याद रखना, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी एक ही बार आता है, क्योंकि वो दोनों का मिलकर आ रहा है। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, तो ये एक यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर इसमें बेसिकली बेसिकली मैं कोई भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू वी ऑफ आर, वेर Q इज द चार्ज और मेरा V है पोटेंशियल एट पॉइंट R, R मतलब जिधर Q है। तो फिर इसमें मैं मेरा नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, U इक्वल्स यू क्यू प्लस यू माइनस क्यू प्लस यू क्यू क्यू को माइनस क्यू। इधर हम यू क्यूब को माइनस क्यू नहीं देख रहे, क्योंकि हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो देखना है, हम बस इन्हें देखेंगे अभी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Q टाइम्स V R1 माइनस Q
VR2। तो मैं इसमें क्यू का पोजीशन R1 मान रहा हूँ और माइनस क्यू का पोजीशन R2 मान रहा हूँ। तो इसमें मेरा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैं VR1 माइनस VR2 को VR1 माइनस R2 नहीं लिख सकता हूँ। मेरा डेल्टा एल हो गया R1 माइनस R2। मेरा R1 माइनस R2 इधर क्या होगा? मेरा ये है ट्राइंगल, इधर मेरा माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ये 2a है, और मेरा R1 माइनस R2 हो गया ये है मेरा R1 माइनस R2, ये है थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो फिर मेरा हो जाएगा ये क्यू ई इंटू टू ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा टू क्यू ई कॉस थीटा। और मैं टू टू क्यू ई ए कॉस थीटा, तो मैं, और टू क्यू ए को लिख सकते हैं पी, तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा। ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है एंगल जो डाइपोल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम देखेंगे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स बेसिकली होते क्या है? कंडक्टर्स वो बॉडीज रहते हैं जो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने को अलाउ करते हैं, उनके पास फ्री चार्जेस रहते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स को तभी देखते हैं जब वो करंट फ्लो नहीं कर रहे, मतलब क्या हुआ, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट फ्लो करना चाहिए बॉडी में। तो फिर तो फिर हमारा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, पूरा इक्विपोटेंशियल बॉडी हो गया, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। तो फिर हमारा पहला पॉइंट वही है कि ई इन इक्वल जीरो, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हमारा सेकंड पॉइंट हो गया सरफेस पर, सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए सरफेस से। ये हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि उसका जो सरफेस रहेगा वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। तो फिर ई सरफेस डायरेक्शन इक्वल्स मॉड ई एन कैप। फिर हम अगर अंदर देखेंगे, तो मान लेते हैं ये मेरा एक कंडक्टर है, उसके उसमें चार्ज कोई तो क्यू है। अगर मैंने गॉसियन सरफेस अंदर बना दिया तो फिर मेरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो अगर नेसेसरी चाहिए मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए, तो मेरा अंदर चार्ज भी जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा ये स्टेटमेंट है ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे हमेशा ई डॉट डी एस अंदर जीरो चाहिए तो मेरा क्यू भी जीरो होना चाहिए। तो यही है हमारा कि क्यू इनसाइड इक्वल जीरो, ये मेरा नेट क्यू है। तो बेसिकली अंदर हमेशा नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो हमारा पोटेंशियल है वो अंदर पूरा सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और करंट जीरो है। मैं इधर लिख देता हूँ कि करंट इक्वल जीरो, इक्वल जीरो। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं मेरा ये कोई बॉडी है कंडक्टर, मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया जो इधर जस्ट सरफेस को छू रहा है और बाकी पार्ट उसका अंदर है। अब मैं लिखूंगा ई डॉट डी एस इक्वल्स, अभी इधर तो मेरा चार्ज है क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, मेरा सरफेस पे चार्ज क्या रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू डी एस जो मेरा एरिया है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी सब जगह तो मेरा इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा है क्योंकि अंदर जीरो पहले ही दिखा दिया था हमने। जो चार्ज रहता है कंडक्टर का वो बस सरफेस पे रहता है। तो अभी ये तो मेरा ईडीएस ही हो गया, मॉड ई जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इनटू मॉड डीएस, क्योंकि बाकी सब जगह जीरो है, इक्वल्स सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ई हो गया
मॉड ई इक्वल्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन कैप। ई हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे कंडक्टर के अंदर एक कैविटी आ गया, तो मान लेते हैं ये मेरा कंडक्टर है और ये उस पे एक होल हो गया है। तो अभी अगर मैं देखूंगा तो फिर मेरे तो अभी अगर मैं देखूंगा तो फिर अगर ये कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फिर मेरा जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, सब चार्ज सरफेस पे है। बट अगर इस कैविटी के अंदर मान लेते हैं एक चार्ज क्यू है, तो फिर मेरा अंदर फील्ड अभी भी जीरो होना चाहिए। तो फिर मेरा एक कैविटी के जस्ट सरफेस पे नेट चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, ताकि अगर मैं इधर कोई गॉसियन सरफेस ले लूं तो फिर नेट चार्ज अंदर जीरो आ जाए और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो ये फर्क आ जाता है। ये बट उतना ज्यादा आएगा नहीं, इसके ये नहीं आएगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, तो एक स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल है। हम्म तो फिर कंडक्टिंग बोल दिया और शेल भी बोल दिया, तो फिर तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। अभी हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द शेल शेल ये हमने अभी भी देखा था। पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड द शेल, ये जरूरी नहीं है, वो उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। हमारा नेट चार्ज कोई तो है ना इस पे, तो फिर पोटेंशियल तो उस पर डिपेंड करेगा। और वो हमारा नेट चार्ज क्या होगा, के क्यू बाय आर ही हो जाएगा, अगर आर हमारा रेडियस है। फिर पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे रहेगा। तो फिर पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द शेल, ये भी हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस लीनियरली विद द डिस्टेंस इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल जीरो रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड सी, थर्ड। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल रहता है जो एक कंडक्टर नहीं रहता, उसके अंदर चार्जर रहते हैं बट वो एग्जैक्टली फ्री नहीं होते हैं। मतलब अगर उनपे कोई, जैसे अगर हमारा कोई नॉर्मल कंडक्टर है, उस पर अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली, कंडक्टर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो फिर कंडक्टर क्या करता है, उसके उसके जो चार्जेस है वो ऐसे अलाइन कर देता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, वो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के अंदर बना देता है। जैसे ई इन बनाया है इस डायग्राम में, और हमारा ई इन ऐसा बनाया है कि वो माइनस ई नॉट है, तो ताकि जब नेट फील्ड ले अंदर तो वो जीरो आ जा रही है। हमारा डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक ऐसा कुछ करने का ट्राई करता है, बट क्योंकि उसमें चार्जेस एग्जैक्टली फ्री नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो जीरो नहीं होता है, वो ई नॉट माइनस ई इन हो जाता है, जो कुछ ई नॉट बाई के बन जाता है। इसके आगे हम इसके बारे में हम आगे देखेंगे, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो और तो फिर ये क्यों होता है, डाइलेक्ट्रिक खुद को पोलराइज कर देता है। मतलब अब मान लेते हैं मेरा ये है, मैंने ये लगाया इस पे, तो उसके कुछ पार्टिकल्स खुद को ऐसे अलाइन कर लेंगे, बट ऐसे सारे नहीं कर पाते अच्छे से, कुछ ऐसे ही रहेंगे। तो फिर कुछ ऐसे उल्टी फील्ड बन रही है अंदर, बट पूरी बन नहीं पा रही है अच्छे से कि वो तो पूरा जीरो कर पाए। तो वो खुद को पोलराइज करता है बट पूरा अच्छे से नहीं करता, तो उसका पोलराइजेशन का वैल्यू रहता है P इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें हमारा एप्सिलॉन नॉट, हमारा ओरिजिनल रहता है एप्सिलॉन नॉट, जो ये रहता है काई। इसे इसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहता है ये तो हमारा फील्ड ही रहता है। तो हमारा जो ये रहता है लैम्बडा जैसा, ये दिया हुआ रहता है हमें, इसे बोलते हैं, पी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आगे देखते हैं। अभी हम आएंगे कैपेसिटर्स पर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या रहता है, कैपेसिटर रहता है दो कंडक्टर्स जो इंसुलेटर से डिवाइडेड रहते हैं। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, वो चार्ज स्टोर कर लेता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो वैसे वो काफी यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। तो कैपेसिटर का के बारे में क्या होता है, उसका ये फॉर्मूला रहता है, C इक्वल्स क्यू बाई वी
इसमें सी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये मतलब कैपेसिटर का प्रॉपर्टी जैसा है जो उसके डिजाइन पे डिपेंड करता है। उसका साइज क्या है, शेप क्या है, और उसका सेपरेशन क्या है, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यूजली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, तो फिर इन तीनों पे डिपेंड करता है वो उसके चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहता है। उसका एनर्जी डिपेंड करता है ऑब्वियसली इन पे, बट जो कैपेसिटेंस रहता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, वो चार्ज और साइज से, वो चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहता है। और जो हमारा कैपेसिटेंस रहता है, उसका यूनिट होता है एफ, सिर्फ फैराडे बोलते हैं। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक मीडियम विथस्टैंड कर सकता है, मतलब वो मीडियम मीडियम अच्छे से वर्क कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इससे बढ़ा दे तो मीडियम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो एयर के लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ बार, पूछते हैं कि कैपेसिटर एयर में यूज कर रहे हैं हम, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ताकि ब्रेक डाउन ना हो जाए, ऐसे आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज। और हाँ, कैपेसिटर में हर बार नेट चार्ज जीरो रहता है। नेट चार्ज जीरो रहता है, एक साइड पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, दूसरी साइड नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जो अंदर ई है, जो पॉजिटिव साइड से रहेगा, ई प्लस इक्वल्स, हमने पहले देखा था एक इन्फिनिट प्लेट शीट का, तो इधर भी वैसा ही रहता है, ई प्लस इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई माइनस भी रहेगा, ई माइनस रहेगा हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट उल्टे डायरेक्शन में। तो फिर प्लस वाला ऐसे दे रहा है और ऐसे दे रहा है, ई प्लस, और ई माइनस ऐसे आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं। तो फिर अगर हम देखेंगे, तो ये जो कैपेसिटर है, जो पूरा कैपेसिटर है, उसके बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट अंदर उसका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जा रहा है अंदर। अंदर हमारा ई क्या है, ई इक्वल्स ई प्लस प्लस ई माइनस, ये हो जा रहा है, दोनों का ऐड हो रहा है क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम है। तो हो जा रहा है हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो हम चार्ज को लिख सकते हैं, जो नेट चार्ज क्यों है, सिग्मा ए लिख सकते हैं, वेर ए इज एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ प्लेट, मतलब उसके फ्रंट, जैसे मान लेते हैं ये है कैपेसिटर दोनों, तो हमारा ए है इसका, ये सामने का जिधर चार्ज है हमारा, ए ये एरिया है, और डी है ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है। तो हमारा चार्ज रहेगा सिग्मा इंटू ए, जो प्लस चार्ज है वो कितना है हमारा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और ए एरिया है। और हमारा v कितना रहेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम v को, डेल्टा v को e इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा ई डी। तो अभी हम अगर कैपेसिटेंस निकालेंगे तो c इक्वल्स क्यू बाई वी, जो हो जाएगा हमारा सिग्मा ए डिवाइड बाय ई डी। ये हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा कैपेसिटेंस होता है सिग्मा ए बाई डी। और हमने पहले क्या कहा था, जो कैपेसिटेंस रहता है वो हमारे चार्ज और वोल्टेज के इंडिपेंडेंट रहता है, और साइज और सेपरेशन पे डिपेंड करता है, जो कि ऐसा आया है हमारा। तो फिर ये याद रखना है, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, जो जो भी कैपेसिटर्स के रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज होमवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम कैपेसिटर्स पे ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलते हैं आज।